हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके चल रहा था पाचन एवं अवशोषण, और उसके हमने आहार नाल के भागों को पढ़ लिया था। कौन कौन से भाग पढ़े थे हमने पिछली क्लास में? हमने मुख्य गुहा को देखा था, ग्रास नली, आमाशय और छोटी आंत के कुछ भाग को मैंने बताया था, और कुछ आपके छोटी आंत वाला पोर्शन है वो बचा हुआ है। तो देखिए, हम छोटी आंत के बारे में बात कर रहे थे कि आहार नाल का ये सबसे लंबा भाग होता है, यानी इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। मैं डायग्राम में बता रही हूँ आपको वापस। देखिए, ये जो बीच में आपके हल्के गुलाबी कलर की थी, ये आपके की थी, क्या थी? छोटी आंत, छोटी आंत। और इसके साइड में जो येलो कलर में बड़ी आपको रस्सी के जैसी संरचना दिखाई दे रही है, वो क्या है? बड़ी आंत। हमने देखा था कि छोटी आंत की लंबाई होती है वो 6 मीटर होती है, जबकि बड़ी आंत की लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। फिर भी इसको छोटी आंत और इसको बड़ी आंत क्यों बोला गया है? क्योंकि जो मोटाई होती है वो बड़ी आंत की ज़्यादा होती है। देखिए, बड़ी आंत की आपको मोटाई ज़्यादा दिखाई दे रही है, जबकि जो छोटी आंत होती है उसकी मोटाई कम होती है, वो पतली होती है। इसलिए छोटी आंत है वो छोटी कहलाती है। इसकी लंबाई ज़्यादा हो लेकिन मोटाई है वो इसकी कम होती है। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं छोटी आंत के कुछ पॉइंट। ये आपके बीच वाली छोटी आंत और बाद में है आपके बड़ी आंत। मैंने आपको बताया था कि जो छोटी आंत होती है, मतलब हमने पहले से ही देखा था कि जो आहार नाल है उसकी आंतरिक परत, आंतरिक जो भाग होता है वो 4 परतों से मिलकर बना होता है। सबसे अंदर वाली म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर पेशी स्तर, और सबसे बाहर वाली परत क्या कहलाई थी? सिरोसा। हमारी पूरी जो आहार नाल है उसकी लंबाई में जो आंतरिक परत दीवार है वो 4 परतों से बनी होती है। सबसे अंदर वाली जो परत होती है वो कहलाती है म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाहर सब म्यूकोसा, फिर पेशी स्तर। जो आंतरिक पेशी होती है वो वृत्तुल होती है, यानी गोलाकार होती है, और जो बाहरी पेशी होती है वो ऊर्ध्वाधर खड़ी रहती है। और सबसे बाहर वाली परत क्या कहलाती है? सिरोसा। अब देखिए, छोटी आंत के अंदर जो ये अंदर वाली दोनों परतें हैं ना, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, ये इस प्रकार सीधी ना रह के कुछ वलन बना लेती है और अंगुली के जैसी हो जाती है। देखिए, तो देखिए इन दोनों में आपको क्या चेंज दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर तो जो ये अंदर वाली, सबसे अंदर वाली और उससे बाहर वाली परत थी वो बिल्कुल सीधी थी, लेकिन जैसे ही छोटी आंत का हम आंतरिक स्तर देखेंगे तो छोटी आंत की जो सबसे अंदर वाली परत है म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, वो क्या करेगी? सीधी ना रह के कुछ वलित हो जाएगी और अंगुली के जैसे प्रवर्ध बना लेगी। उनको बोला जाता है रसांकुर। ये जो अंगुली जैसे प्रवर्ध है इनको रसांकुर बोलेंगे। ये क्यों बनी? देखिए, एक तो बिल्कुल सीधी लाइन रहती और एक ये अंगुली के जैसे प्रवर्ध बन गए थे, तो इससे जो आंतरिक दीवार है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा बढ़ गया
और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, मतलब अवशोषण के लिए सतह ज्यादा प्रदान की गई है, इसलिए छोटी आंत के अंदर ही पाचन और अवशोषण होता है मुख्य रूप से। उसके अलावा ये जो रसांकुर है, अंगुली जैसी संरचनाएं हैं, इनके ऊपर कुछ छोटी छोटी रोम के जैसी संरचनाएं पाई जाती है, उनको बोला जाता है सूक्ष्मांकुर। तो देखिए नेक्स्ट, तो जो ऊपर रोम के जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होगी उनको बोला जाएगा सूक्ष्मांकुर, और जो अंगुली जैसे प्रवर्ध बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, रसांकुर। और वो आहार नाल की किस परत के वलन से बनते हैं, तो सबसे अंदर वाली दोनों परतें म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के वलन के कारण क्या बनते हैं, ये रसांकुर। और जिससे कारण क्या होता है, छोटी आंत की में अवशोषण सतह क्षेत्रफल है वो ज्यादा बढ़ जाता है। यही कारण है कि छोटी आंत में भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। और पाचन क्यों होता है, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि एंजाइम लाकर छोटी आंत के प्रारंभिक भाग होता है उसको बोलते हैं ग्रहणी। ये जो भाग है ये छोटी आंत का कहलाता है ग्रहणी। इसी भाग के अंदर यहाँ से अग्नाशय लाकर एंजाइम डालेगा और यहाँ से यकृत लाकर एंजाइम डालेगा। तो यहाँ पर ज्यादा मात्रा में एंजाइम उपस्थित है, इसलिए छोटी आंत का प्रारंभिक भाग होता है जो ग्रहणी, उसके अंदर भोजन का पाचन हो जाता है और यहीं पे अवशोषण हो जाता है, क्योंकि आंतरिक सतह है वो इस छोटी आंत की सबसे ज्यादा होती है। तो इस डायग्राम को आप नोट कीजिए, फिर मैं पॉइंट लिखवाती हूँ आपको इसके। तो स्टूडेंट्स अब छोटी आंत के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं।
तो आपके पहला मैंने पॉइंट बताया कि जो छोटी आंत होते हैं उसके 3 भाग होते हैं, अग्रहणी, अग्र सुदांत्र और सुदांत्र। अब हम देखते हैं कि जो छोटी आंत का सबसे प्रारंभिक भाग होता है ग्रहणी, उसी के अंदर भोजन का मुख्य रूप से पाचन क्यों होता है? क्योंकि छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग है ग्रहणी, इसी के अंदर ही अग्नाशय और यकृत लाकर पाचक रस डालते हैं और उस पाचक रस को बोला जाता है सक्कस एंटेरिकस। और आपको पता है कि भोजन के पाचन के लिए क्या आवश्यक होता है? एंजाइम आवश्यक होता है। जब ग्रहणी वाले भाग में भोजन को पूरा एंजाइम मिल जाएगा तो भोजन का पाचन है वो ग्रहणी वाले क्षेत्र में ही हो जाएगा। तो इसलिए ये लिखा गया है कि छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में भोजन का मुख्य रूप से पाचन होता है, क्योंकि ग्रहणी क्षेत्र में ही अग्नाशय और यकृत द्वारा स्रावित रस क्या कहलाता है? सक्कस एंटेरिकस, या इसको आंत्र रस भी बोला जाता है, आंत्र रस। आपको पूछा जा सकता है आंत्र रस किसे कहते हैं या सक्कस एंटेरिकस क्या होता है? तो ग्रहणी में उपस्थित एंजाइमो युक्त रस जिसका निर्माण यकृत और अग्नाशय के द्वारा किया जाता है वो सक्कस एंटेरिकस या आंत्र रस कहलाता है, जो भोजन के पाचन के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपके छोटी आंत के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं बड़ी आंत। तो स्टूडेंट्स, छोटी आंत के बाद कुछ पॉइंट बड़ी आंत के। बड़ी आंत में क्या होता है कि भोजन का पाचन हो गया तो पोषक पदार्थों का रक्त में अवशोषण कर लिया गया छोटी आंत में ही, तो उसके बाद जो कचरा बचता है, वेस्ट मटेरियल है, वो किस में डाल दिया जाता है? बड़ी आंत में डाल दिया जाता है और यहाँ से इसको शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। तो बड़ी आंत का एक काम है जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से उत्सर्जित करना, और दूसरा इसका काम है कि थोड़ी बहुत जल की मात्रा, और कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो कुछ मात्रा शराब की सेवन का भी, जो शराब की मात्रा का अवशोषण है वो बड़ी आंत के अंदर होता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना। अपशिष्ट पदार्थों को बड़ी आंत के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है, और जल की कुछ मात्रा और शराब का अवशोषण भी है वो बड़ी आंत के द्वारा होता है। तो ये आपके आहार नाल के स्टूडेंट्स हमने पूरे भाग पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियां, जिसमें से लार ग्रंथि को हमने मुख गुहा के साथ पढ़ लिया था। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है मनुष्य में, पेरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। अब हमारे पास 2 पाचक ग्रंथियां बचती है, एक तो यकृत और एक अग्नाशय। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं आपके पाचक ग्रंथियां।
तो स्टूडेंट्स ये हमने आहार नाल के भाग पढ़े। अब हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियां, और सबसे पहली जो लार ग्रंथि थी वो हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे यकृत। तो अब जब हम जो वाचक ग्रंथि पढ़ेंगे उसका नाम है यकृत। तो देखिए यकृत क्या होता है, हमारे शरीर में आमाशय के पास उपस्थित एक चपटी त्रिभुजाकार संरचना होती है जिसका वजन 1.5 किलो होता है, यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। वही क्या है, यकृत, या इसे इंग्लिश में लीवर बोला जाता है, इसे सामान्य भाषा में जिगर भी कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो ये यहाँ पर रेड कलर में संरचना दिखाई दे रही है, ये जो इस प्रकार की आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाती है, ये है यकृत, जो बिल्कुल आमाशय के पास में उपस्थित रहती है। इसमें 2 पालियां पाई जाती है, एक दाईं पाली और एक बाईं पाली। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना होती है। यकृत हमारे जो आमाशय के जस्ट पास में पाई जाती है और इसका वजन होता है 1.5 किलो। अलग से ये किस प्रकार की दिखाई देती है मैं और डायग्राम बता रही हूं आपको। तो देखिए इस प्रकार की संरचना होती है ये यकृत की। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये यकृत इस प्रकार की संरचना होती है, इसका वजन होता है 1.5 किलो। तो ये जो यकृत है इसका वजन कितना होता है, इसका वजन होता है 1.5 किलो। इसका वजन हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं उनमें सबसे ज्यादा वजन यकृत का होता है, इसलिए इसको बोला जाता है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग। और इसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी बोला जाता है। ठीक है, और इसका वजन होगा 1.5 किलो। अब देखिए जो यकृत होता है इसके द्वारा क्या क्या कार्य किया जाता है, तो वो हम देखते हैं। पहले इस पॉइंट को आप नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि यकृत के द्वारा क्या क्या कार्य होते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट, जो यकृत होता है इसके अंदर दो पालियां पाई जाती है, बाई पाली और दाई पाली। यकृत के नीचे एक थैली के जैसी संरचना पाई जाती है, उसको बोला जाता है पित्ताशय। अब देखिए ये जो पित्ताशय होता है ये यकृत के नीचे थैली की तरह चिपकी हुई संरचना रहती है। जो यकृत होता है इसके द्वारा एक रस का निर्माण किया जाता है, उसको बोला जाता है पित्तरस या बाइल जूस। तो पित्तरस का निर्माण कौन करेगा? यकृत करेगा। और फिर यकृत इसको निर्मित करके किस में डाल देता है? पित्ताशय में डाल देता है। और जब शरीर को जैसे जैसे पित्तरस की रिक्वायरमेंट होगी, ये पित्तरस है वो शरीर को देता जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि पित्तरस का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। जबकि पित्तरस का स्राव कौन करता है? पित्ताशय करता है। ये जो पित्तरस है ये क्या काम आएगा? तो पित्तरस है वो हमारे शरीर के वसा का पाचन करने में सहायक होता है। यानी जब हमारे शरीर में वसा का पाचन हो रहा होता है, एक एंजाइम काम करता है लाइपेज। तो लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन तभी करेगा जब उसको क्या मिला हुआ दिखाई देगा वसा के साथ? पित्तरस। तो पित्तरस होता है वो वसा के पाचन में सहायक होता है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पित्तरस है वो लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। यानी लाइपेज एंजाइम वसा को तभी पाचित करेगा जब उसको वसा के साथ क्या दिखेगा? पित्तरस। हम देखते हैं कि जो पाचन करने वाले रस होते हैं उनको पाचक रस बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? एंजाइम होता है। लेकिन हम पित्त रस को वास्तविक पाचक रस नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पाचक रस वही रस होता है जिसमें क्या उपस्थित होता है? एंजाइम। लेकिन पित्त रस में कोई पाचक रस नहीं होने के कारण इसको वास्तविक पाचक रस नहीं कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख रही हूं मैं। तो देखिए लाइपेज एंजाइम है वो वसा का पाचन तभी करेगा जब उसको वसा के साथ क्या मिला हुआ दिखाई देगा? पित्तरस। अब जैसे ही लाइपेज को वसा के साथ पित्तरस दिखेगा तो वो वसा को किस में तोड़ देगा? पित्त वसीय अम्ल के अंदर तोड़ देगा। तो ये डायग्राम भी नोट कर लीजिए और ये जो पॉइंट लिखे हुए इसको भी नोट कीजिए। फिर हम पित्तरस के बारे में कुछ और पॉइंट देखते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पित्तरस के बारे में।
तो स्टूडेंट्स पित्त रस के क्या क्या पॉइंट है कि प्रतिदिन पित्त रस की मात्रा कितनी बनती है 700 से 1000 मिलीलीटर। इसका पीएच होता है 7.8, यानी ये थोड़ा हल्का सारीय होता है। और इसमें वर्णक कौन कौन से पाए जाते हैं? इसमें वर्णक पाए जाते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और पित्त रस को वास्तविक पाचक रस नहीं माना जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं पाए जाते, यानी हम पाचक रस डाइजेस्टिव जूस उसी को बोलेंगे जिसके अंदर क्या होगा? एंजाइम होगा। लेकिन पित्त रस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है, इसलिए इसको वास्तविक पाचक रस नहीं माना जाता है। तो नोट कीजिए, फिर कुछ पॉइंट और देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स कब कुछ एंजाइमों के बारे में मैं आपको बताती हूँ जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन किस प्रकार करते हैं। तो देखिए कुछ मुख्य रूप जो एंजाइम होते हैं वो किस प्रकार पोषक पदार्थों का पाचन करते हैं। अगर आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट है तो उनका पाचन करने के लिए एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। हमने मुख्य गुहा में पढ़ा था, उसने स्टार्च को किस में बदल दिया था? माल्टोज में। और माल्टोज एक प्रकार का क्या होता है? डाइसेकेराइड होता है। फिर उस माल्टोज को वापस माल्टेज एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाता है ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर। उसी प्रकार लाइपेज एंजाइम अभी हमने देखा वसा का पाचन करता है और उसे वसीय अम्ल में बदल देता है। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करता है। हमने देखा था आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम होता है पेप्सिन, लेकिन ध्यान रखना छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन, जो इन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। ये पेप्टाइड कहाँ से आया? कुछ प्रोटीन का पाचन स्टोमक में हो गया था, आमाशय में हो गया था, कौन से एंजाइम ने किया था? पेप्सिन ने। लेकिन कंप्लीट इसका जो पाचन है वो ट्रिप्सिन करेगा। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और फिर न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए आरएनए है उनका पाचन कौन करता है? न्यूक्लियेज एंजाइम करता है। वो पहले इसको न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करेगा और फिर न्यूक्लियोटाइड से क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। तो ये आपके कुछ एंजाइम और उनके कार्य। तो इसके साथ ही आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नई टॉपिक के साथ।